अच्छा, तो चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट हम करने लगे हैं। अच्छा, इस चैप्टर में हमारे पास जो कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करने लग गए हैं वो है प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी के लिए कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं। तो सबसे पहले हम वो प्री रेक्विजिट्स जो उनसे हैं उसको देखेंगे, और आफ्टर दैट फिर हम अपनी कैलकुलेशंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक हो गया जनाब? तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले इसके प्री रेक्विजिट्स की तरफ जाते हैं। तो अब हमारे पास क्या है, ये वर्डिंग में पढ़ता हूँ, इसको देखिएगा। कहता है द वर्ड प्रोबेबिलिटी हैज टू बेसिक मीनिंग, क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी एंड अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ बिलीव्स इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट और प्रॉब्लम। क्या मतलब हुआ कि हमारे पास अनसर्टेनिटी जब है तो हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और उन एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आते हैं, और उन रिजल्ट्स की बेस के ऊपर हम लोग सोच रहे होते हैं कि हमारा जो फ्यूचर में उस क्वेश्चन के रिलेटेड क्या रिजल्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर बाहर बादल हों तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि बारिश होगी कि नहीं होगी जी? वो बादलों को देखकर हम लोग डिसाइड करेंगे कि बारिश होगी कि नहीं। अब हमें कैसे पता कि बादल, मतलब अगर धूप निकली हुई है तो बारिश नहीं होगी, और हमें कैसे पता है कि बादल किस नौइयत का है तो बारिश होगी? ठीक है, इसका मतलब है कि प्रीवियस जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, प्रीवियस जो हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी के अंदर सीखा है, उससे हमें अंदाज़ा हुआ कि अगर धूप निकली हुई है तो डेट मीन बारिश बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन अगर हल्के फुल्के से बादल हैं तो मे भी अल्लाह ताला की कुदरत है कहीं बारिश हो जाए। जैसे जैसे बादल घने होते चले जाएंगे वैसे वैसे हमारा चांस है कि बारिश बहुत होगी हर सर सूरत में। मोबाइल पे वेदर सारा कुछ बता देता है कि बारिश होगी या नहीं होगी। हाँ, डेफिनेटली वो वेदर जो सी कोई फॉरकास्ट है वो हमें बताएगी, लेकिन वो किसी चीज बेस के ऊपर काम तो करती है ना। वो किस बेस पे काम कर रही है, हम वही तो सीखना चाह रहे हैं कि वेदर फॉरकास्ट जो है वो किसी चीज पे बेस तो कर रही है ना। अच्छा, अब क्या हुआ ये कि हमें अपने प्रीवियस एक्सपेरिमेंट से अंदाजा हुआ कि अगर धूप निकली हुई है तो डेट मीन बारिश बिल्कुल नहीं होगी, यानी जीरो बारिश है। अच्छा, और इसी तरह से अगर बहुत घने बारिश या बिजली चमक रही है तो तकरीबन बारिश होती है। तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि जनाब 100% चांस है बारिश होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास चांस 0 से लेकर 100 तक परसेंट तक 0 to 100% है। और अगर हम परसेंटेज हटा दें तो हमें पता चलता है कि हमारे पास 0 से लेकर 1 तक वैल्यूज जो सी हैं वो पॉसिबल हैं बारिश के। ठीक है, कि अगर धूप है तो 0 चांस है बारिश का, लेकिन अगर धूप नहीं है, बहुत ज्यादा मतलब बादल भी नहीं है, नॉर्मल से बादल है, तो 50-50 चांस है, मे बी 30 चांस है, ठीक है, या 0.3 चांस है। और जैसे जैसे सर ये हम बादल गहरे, कोरिलेशन, जी सॉरी सर ये कोरिलेशन नहीं, हम लोग प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं और इसी के मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो चांस होता है ना, इसी को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं कि चांस कितना है, कि किस चीज का कितना चांस है। तो चांस ही को दूसरे लफ्जों में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। यानी सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग कुछ कैलकुलेशंस करते हैं, और उन कैलकुलेशंस की बेस के ऊपर हम लोग डिसीजन कर लेते हैं, ठीक है, और फिर उन्हीं चीज़ों से हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। मसलन अभी आप लोगों को पता है कि अगर आप एक सिक्का को टॉस करें तो उस सिक्के से क्या रिजल्ट आ सकता है? जी, सिक्के से क्या रिजल्ट आएगा जुनेद? सर, या मस्जिद आएगी या चांद आएगा। मस्जिद आएगी या चांद आ सकता है। ठीक है, तो आयमा आप मुझे ये बता सकते हो कि मस्जिद आने का कितना चांस है? आयमा है जी? अब्दुल्ला, आप मुझे बता सकते हो कि कितना चांस है जी? 50%। 50%। ठीक हो गया। इस तरह से चांद, ठीक है, सितारा, उसका भी 50% है,
और जो है आपके पास क्या कह सकते हैं मस्जिद, इसका भी 50% है। अच्छा, अगर आपने 2 दफ़ा ही टॉस करनी है और 2 दफ़ा टॉस करने से आप लोगों के पास पहली दफ़ा वो मस्जिद आ जाए और दूसरी दफ़ा भी मस्जिद आ जाए, तो अब 2 दफ़ा मस्जिद आ चुकी है, ठीक। तो हमें तो ऐसा लग सकता है ना कि 100% मस्जिद ही आएगी अगर तीसरी दफ़ा टॉस करें तो। क्या ख्याल है कि लगातार ही मस्जिद आ रही है तो इसका मतलब है मस्जिद ही अगली दफ़ा भी आएगी? सर जरूरी नहीं है। हाँ, ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब है कि कोई ऐसा आपके पास अगर एक अच्छा सिक्का है जिसका कोई मतलब फॉल्ट नहीं है और अगर आप उसे 100 दफ़ा टॉस करते हैं, ठीक है, तो अब पहले 2 दफ़ा अगर आपने टॉस किया तो 100% मस्जिद आई। जब आपने उसको टॉस किया 100 दफ़ा तो मुमकिन है 51 टाइम मस्जिद आ जाए, 49 टाइम वो आ जाए, दूसरा चांद तारा आ जाए। मुमकिन है कि 40 दफ़ा मस्जिद आए और 60 दफ़ा जो सा चांस तारा आ जाए। जब 1000 दफ़ा से आप टॉस करोगे तो ये रेशियो जो सी है या ये जो रिजल्ट्स हैं ये तकरीबन आधे आते होते जाएंगे, यानी नंबर ऑफ टाइम एक्सपेरिमेंट रिपीट हो रहा है और बहुत दफ़ा जब रिपीट हो चुका है तो उस वक्त यानी हज़ारों लाखों दफ़ा रिपीट हुआ तो हमें उस वक्त पता चल गया कि ये तो 50-50 चांस था। लेकिन सिर्फ 2 दफ़ा या 3 दफ़ा या 4 दफ़ा टॉस करने से हमें नहीं पता चल सकता। तो जब भी हमने प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस करना है तो हमारे पास नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट इनफाइनाइट होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा होते हैं, और उस वक्त हमें फिर अंदाज़ा होता है कि हमारा रिजल्ट सही आता है या नहीं आता, ठीक। तो अब हम लोग तो वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। ये कुछ चीज़ें जो सी हैं वो जनरल होती हैं, जैसे अगर आप लोगों को पता है कि आपके पास एक लूडो का दाना जो होता है वो डाइस को अगर आप चेक करें तो उस पर 6 नंबर होते हैं 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 6। तो जब आप उसे रोल करते हैं तो 1 आने के, 2 आने के, 3 आने के, 4 आने के, 5 आने और 6 के बराबर बराबर चांस है। ऐसा ही होता है ना कि सबके चांसेस बराबर होते हैं ना, 1 के, 2 के, 3 के, 4 के, 5 के, 6 के, या ये होता है कि जब 6 के आने के ज्यादा चांसेस हैं? जी जुनेद। बराबर ही होता है सर तकरीबन। बराबर ही होता है। अब वो बराबर का मतलब है कि 1/6 जो है वो चांस है 1 के आने का, 1/6 चांस है 2 के आने का, 1/3 चांस है 6 उसके। तो अब गौर कीजिएगा कि टोटल आपके पास नंबर कितने हैं। टोटल उसमें नंबर है 6। अब वो 6 और आप 1 के लिए देख रहे हो तो 1 में टोटल एक ही नंबर है तो वो 1/6 बन गया, ठीक है। अगर आपके पास 2 है तो 2 टोटल कितने हैं, यानी अब वो भी एक ही नंबर है और टोटल हमारे पास तो पॉसिबिलिटीज कितनी थी 6, तो वो भी 1/6 बन गया। 5 की बात करते हैं तो 5 भी सिंगल डिजिट है तो वो भी 1/6 बनेगा। अगर मैं ये कहूँ कि डाइस जो है अगर हम उसे रोल करें तो इवन नंबर आने के चांसेस कितने हैं, तो आप क्या कहोगे? 3/6। 3/6। अब 3/6 कैसे किया कि 6 तो टोटल नंबर थे हमारे पास और जो हमारे पास इवन थे वो कौन से थे, 2 4 एंड 6। तो ये 3 नंबर थे तो 3/6, तो इसका मतलब है इवन नंबर आने के चांसेस 1/2 थे। सही है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले जो काम करना है वो सेट थ्योरी को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। क्यों सेट थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा? अब गौर कीजिएगा कि अगर आपके पास एक वैल्यू है 1, ठीक है, दूसरी वैल्यू आपके पास 2 एंड देन 3 और फिर 4, ठीक है, और इसी तरह से 6 तक नंबर है, तो ये एक सेट बन गया जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। और इसी तरह से इवन की जब हमने बात की तो वो भी एक सेट है, 2 4 और 6। ऐसा ही है ना जी। तो आपने क्या किया, आपने ये किया कि इस सेट के टोटल जितने भी एलिमेंट थे इस एलिमेंट्स को इसके पूरे एलिमेंट से डिवाइड कर दिया तो आपके पास रिजल्ट आ गया 3/6। और जो 3/6 बना था वो एक्चुअली उसकी प्रोबेबिलिटी थी या चांस था, ठीक है, वो क्या था इसकी प्रोबेबिलिटी। अब हमने सबसे पहले क्या करना है,
सेट थ्योरी को थोड़ा सा डिस्कस करना है, यानी इसका प्री रिक्विजिट क्या है प्रोबेबिलिटी का, सेट थ्योरी। तो सबसे पहला काम हमें सेट थ्योरी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना है और फिर आगे चलेंगे। तो आज के लेक्चर सेट थ्योरी को आएंगे जी सेट वगैरह सर इसमें पढ़ाएंगे आप हम लोग? हाँ जी, थोड़ा सा सेट पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं डिटेल में, बस थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। सेट वगैरह छोटा। हाँ जी। अब अच्छा, अब याद रखना कि टोटल जो पॉसिबिलिटीज हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से, जिसको अगर आप लोग मैट्रिक में याद हो तो एक यूनिवर्सल सेट पढ़ा करते थे, याद है, यू से रिप्रेजेंट करते थे। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता था? यूनिवर्सल सेट का मतलब होता था कि ऑल पॉसिबल नंबर ऑफ रिजल्ट्स, ऐसा ही है ना, कि टोटल जितने भी उसमें रिजल्ट मौजूद हैं वो सारे हमारे पास आते थे, उनको हम कलेक्शन को यूनिवर्सल सेट कहते थे। प्रोबेबिलिटी के अंदर इसे हम बोलेंगे सैंपल स्पेस। क्या बोलेंगे? सैंपल स्पेस, याद रखना। हाँ जी, all possible collection of the elements is called sample space। ठीक है, इसको हम बोलेंगे सैंपल स्पेस, याद रखना है आपने। ठीक हो गया जनाब? सैंपल स्पेस क्या है कि किसी भी चीज की ऑल पॉसिबल कलेक्शन जो है वो सैंपल स्पेस कहलाएगी। अब एग्जांपल लेते हैं। अब मुझे ये बताओ कि आप लोगों के पास एक सिक्का है, इस सिक्के के अंदर टोटल नंबर ऑफ, बल्कि इस सिक्के की सैंपल स्पेस क्या बनेगी? जी जुनेद, सिक्के की सैंपल स्पेस क्या बनेगी? 2 बनेगी सर। 2, इसलिए कि टोटल पॉसिबिलिटीज 2 हैं। अगर एक डाइस की बात करें तो क्या बनेगी? 6 बनेगी। अगर हमारे पास ताश के पत्ते हों तो उनकी क्या बनेगी? 52। आप लोगों की क्लास में टोटल लोग अगर 45 हैं तो अब सैंपल स्पेस क्या बनेगी? 45 एग्जैक्टली। तो आपको सैंपल स्पेस का पता चल चुका है। अच्छा, अब सैंपल स्पेस के जितने भी सबसेट हैं, ठीक है, सबसेट का मतलब है कि सैंपल स्पेस के जो पार्ट्स हैं उनको हम बोलेंगे इवेंट। ठीक है, सैंपल स्पेस के सबसेट्स जो हैं वो इवेंट्स बोलेंगे, कहलाएंगे। तो याद रखना है आप लोगों ने। तो सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज सेड टू बी अ इवेंट। सैंपल स्पेस के सबसेट्स क्या कहलाएंगे? इवेंट कहलाएंगे। जुनेद, क्लियर है? जी सर। ओके, तो ये चीजें याद रखनी है, आगे जाके ये यूज होनी है। तो आप लोगों ने अगर प्रॉपर तरीके से यूज ना की तो आप लोगों की सारी कैलकुलेशंस और ये बल्कि कंसेप्ट्स ही खराब हो जाने हैं। तो इसलिए प्लीज इनको अच्छे तरीके से नोट कीजिएगा। क्या क्या कहलाएंगे सर? दोबारा रिपीट कीजिएगा, क्या नाम दिया था आपने इनको? जो आपका टोटल पॉसिबल कलेक्शन है इसको हम बोलते थे सैंपल स्पेस, और जो सैंपल स्पेस के छोटे पार्ट्स हैं, टुकड़े हैं, उनको हम बोलते हैं इवेंट। ठीक है सर। ठीक हो गया? और बाकी ये जो सेट्स की डेफिनेशंस वगैरह हैं ये सब आप लोगों ने पहले से पढ़ी हुई हैं, इसको यहाँ से गो थ्रू कर लीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ ये सारी सेट्स की डेफिनेशंस आ रही हैं, आप लोगों ने इसी को देखते जाना है। हम लोगों ने डायरेक्टली यहाँ से जो प्रोबेबिलिटी में जो जो चीज़ें यूज होनी है वो मैं देख रहा हूँ यहाँ से, बाकी चीज़ें जो हैं इसमें रहने दें, हमें ज़रूरत नहीं है। ये डायग्राम है सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, वेन डायग्राम कहते हैं इनको। और यूनियन जो उनसे है वो दोनों को कंबाइन करके लिखने का नाम है। इंटरसेक्शन जो है वो क्या है? दोनों का कॉमन एरिया। कंप्लीमेंट आप लोगों को पता है क्या होता है? डिफरेंस का भी पता है। तो यहाँ से ये सारी चीजें देख लीजिएगा अगर तो कहीं, लेकिन जो जो जरूरत होगी वो साथ साथ हम लोग देखते भी जाएंगे। ठीक है, जिन चीजों की हमें जरूरत होगी वो हम लोग देख लेंगे। नहीं, जिन चीजों की जरूरत होगी ना वो देख लेंगे ना, और जिन चीजों की जरूरत नहीं होगी वो स्किप कर देंगे। अच्छा, अब ये देखो, आपके पास एक है यहाँ, लेट a इज इक्वल टू एच टी। a इज इक्वल टू एच टी। अब एच टी से क्या मुराद है? एच टी से मुराद है हेड एंड टेल।
हेड एंड टेल, यानी एक सिक्का है उसकी कलेक्शन हेड एंड टेल। इसी तरह से बी एक आपके पास सेट है जिसमें टोटल नंबर ऑफ elements are 6, 1 2 3 4 5 6 which represent a dice। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना है। तो ये भी आप लोगों को पहले से आता है कि पहले सेट का हर एक एलिमेंट इसके साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, 1 के साथ बी, फिर 2 के साथ, 3 के साथ, फिर 4 के साथ, फिर 5 के साथ, फिर 6 के साथ। तो ये नीचे लिखा हुआ है H1 H2 H3 H4 H5 H6, और सिमिलरली फिर T के साथ T1 T2 और ये। अब ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए यहाँ पे जी? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास बन चुके हैं 12। तो आपको अगर ये कहा जाए कि आपने एक सैंपल स्पेस जनरेट करना है विद द हेल्प ऑफ वन काइन एंड अ डाइस, ठीक है, एक काइन और एक डाइस की मदद से आपने सैंपल स्पेस बनाना है कि आपके पास डाइस और काइन है, आपने उसको थ्रो किया, तो बताएं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सैंपल स्पेस कितने बनेंगे। तो हेड के साथ आपके पास जब आपने किया तो सिक्के के ऊपर हेड आ गया, और उस हेड के साथ क्या क्या चांस है कि डाइस पे आ सकता है? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 4 5 और 6 आ सकते हैं ना, कि हेड के साथ पॉसिबिलिटी है कि आपके पास डाइस का कोई एलिमेंट आ सकता है। इसी तरह से अगर सिक्के के ऊपर टेल आ जाए तो अगेन वो पॉसिबिलिटीज होती है कि डाइस का कोई एलिमेंट आ सकता है। तो इसका मतलब है हेड के साथ 6 और टेल के साथ 6, तो टोटल एलिमेंट्स कितने बन जाते हैं? 12। ये बात क्लियर हो गई? ये बात क्लियर है भाई? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास याद रखना है कि ये जो लिखा हुआ है सेट थ्योरी में, तो हम लोग इस चीज को डिस्कस करते हैं A क्रॉस B और B क्रॉस A, लेकिन जब प्रोबेबिलिटी में करते हैं तो हमें इनके एलिमेंट्स की सिर्फ ये चेक करना है, यानी H1 और 1H ये एक्चुअली मैथ्स में तो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन इधर हम लोगों ने सेम इस चीज को कंसिडर कर लेना है, ठीक है, क्योंकि वहां पे x एक्सिस और y एक्सिस की बात होती है ना, तो x y में और y x में चेंज नहीं हो सकता, तो इसलिए वहां डिफरेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने इस चीज को कंसीडर नहीं करना, हमने यहाँ पे 2 एलिमेंट्स ले रहे हैं, तो उन दोनों में से जिसको मर्जी पहले पढ़ ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं जनाब। इसमें और इसका एक तरीका ये भी है जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि ट्री डायग्राम की मदद से आप लोग इसको देख सकते हो। बाकी ये सारी चीजें खुद इसके पढ़ लीजिएगा अगर किस पढ़ना है। तो यहाँ से आपका एक पहला जो है वो स्टार्ट होने लगी है डेफिनेशन, रैंडम एक्सपेरिमेंट। द टर्म एक्सपेरिमेंट मीन ए प्लान्ड एक्टिविटी और प्रोसेस हुज रिजल्ट यील्ड अ सेट ऑफ डेटा। तो एक्सपेरिमेंट से क्या मुराद है कि आपने कोई एक्टिविटी की है, तो उस एक्टिविटी की बिना के ऊपर आप लोगों के पास कोई डाटा अरेंज हो रहे हैं, तो वो एक्टिविटी क्या कहलाएगी? वो एक्सपेरिमेंट कहलाएगी। मसलन आप लोगों ने एक काइन को 10 दफ़ा उछाला, और 10 दफ़ा जब उछाल रहे हैं और साथ साथ लिखते चले जा रहे हैं, तो आपने क्या किया? पहली दफ़ा उठाना टेल आ गई, दूसरी दफ़ा मतलब किया फिर टेल, तीसरी दफ़ा किया हेड, और इस तरह से 10 टाइम आपने उस काइन को टॉस कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये काइन को टॉस करना क्या चीज कहलाएगा? एक्सपेरिमेंट कहलाएगा, ठीक है। और आपको इनके रिजल्ट्स का क्या पता होता है कि जब आपने उसको टॉस किया तो आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है? हेड आएगी या टेल आएगी? नहीं पता। नहीं पता। तो उस वजह से इसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, कि हमें पहले से रिजल्ट्स का नहीं अंदाजा, ठीक है। कि जब हम डाटा, फॉर एग्जांपल आप लोगों की क्लास के अंदर वहाँ पे खड़ा है, आप खड़े हैं और आप नोट कर रहे हो कि क्लास में जो एंटर हो रहे हैं वो दरवाजे के अंदर, मतलब दरवाज़ा बंद है, दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोल के एक बंदा एंटर हो गया, फिर दरवाज़ा बंद हो गया, फिर दूसरा बंदा एंटर हो गया, फिर दरवाज़ा बंद हो गया, तीसरा बंदा एंटर, और वो आप नोट करते जा रहे हो कि ये जो एंटर हो रहे हैं ये मेल हैं या फीमेल हैं, ठीक है। क्या चेक कर रहे हैं कि मेल और फीमेल। अब दरवाज़ा बंद है, क्या आपको नेक्स्ट एंट्री के ऊपर पता होगा कि ये कौन सा मतलब मेल आएंगे एंटर होंगे या फीमेल होंगे?
तो डेफिनेटली हमें कोई आइडिया नहीं। तो अब आप लोग क्या कर रहे हो, आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जिसमें डाटा कलेक्शन है, और डाटा कलेक्शन क्या है, एक्सपेरिमेंट क्या है कि आप ये चेक कर रहे हैं कि कितने जो लोग एंटर हो रहे हैं और उनका वो मेल हैं या फीमेल हैं, तो ये आप लोग चेक कर रहे हैं। ठीक है जनाब, तो इस चीज को हम बोल देंगे कि ये एक्सपेरिमेंट है और ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है। क्लियर? आगे वो ये कहते हैं एन एक्सपेरिमेंट विच प्रोड्यूस डिफरेंट रिजल्ट इवन थ्रू इट इज रिपीटेड ए लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स, के वो जितनी दफा मर्जी मतलब करते जाएं लेकिन आपको उनके रिजल्ट्स का नहीं पता चलेगा और कोई भी डिफरेंट रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं कि ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ये एग्जांपल आपको कह रहा है कि ए टॉसिंग ऑफ ए फेयर काइन, द ड्राइंग ऑफ ए बैलेंस डाइस, ड्राइंग ऑफ ए कार्ड फ्रॉम ए वेल शेफर्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो क्या कहता है, द एक्सपेरिमेंट कैन बी रिपीटेड प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली एनी नंबर ऑफ टाइम। तो वो एक्सपेरिमेंट किसी भी तरीके से हो सकता है और वो कितने ही नंबर ऑफ टाइम पे हो सकता है। यानी वो 10 दफा 20 दफा, या नंबर ऑफ टाइम से क्या हो रहा है, 10 15 20 50 100 2000 मिलियंस, तो ये इतनी भी दफा फाइनाइट टाइम वो रिपीट हो सकते हैं। द एक्सपेरिमेंट हैज 2 और मोर पॉसिबिलिटीज आउटकम। एक्सपेरिमेंट में एक या एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज एंटर हो सकती हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटीज हैं। एन एक्सपेरिमेंट दैट हैज वन पॉसिबल आउटकम इज नॉट अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। और एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर आए तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। मसलन आपके पास आपने कोई भी मतलब चीज करें तो आपको पहले से अंदाजा हो कि जनाब इसका क्या रिजल्ट आ रहा है, तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। द आउटकम ऑफ ईच रेपिटिशन इज अनप्रिडिक्टेबल, कि आपको पहले से अंदाजा नहीं है कि आपका रिजल्ट क्या आने वाला है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो वो एक्सपेरिमेंट क्या कहलाएगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट। जी, तो ये क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम? जी, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होगा भाई? जी सर। सर जी, रैंडम एक्सपेरिमेंट जी सर, जिसका रिजल्ट ना हो सर वो रैंडम डाटा एक्सपेरिमेंट कलेक्शन के होता है। लिए, डाटा रिजल्ट का कलेक्शन के पता लिए, ना हो। हाँ जी, डाटा कलेक्शन के लिए कोई भी एक्टिविटी जिसके पहले से हमें रिजल्ट्स का पता ना हो वो एक्टिविटी रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाती है। ठीक है, और जब आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट कर लिए और इसमें से जो भी ऑल पॉसिबिलिटीज आ रही हैं उन सब की कलेक्शन क्या कराएगा, सैंपल स्पेस कहलाएगा। कहते हैं एक कंसिस्टिंग of all possible outcome that can result from a random experiment is defined to be a sample space for that experiment। ठीक हो गया जी, कि अगर आप लोगों के पास एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि हेड काइन टॉस हो रहा है, तो काइन को टॉस करते हुए जितनी पॉसिबल आउटकम्स हैं वो क्या कहलाएंगी, वो सैंपल स्पेस कहलाएगी। अब आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि जनाब अगर हम 10 दफा कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 10 दफा हेड मतलब 3-4 दफा सपोज करें 4 दफा हेड आ गए और 7-6 दफा टेल आ गई, तो हम लोगों ने यहाँ पे इसको सिर्फ 2 क्यों लिखे हैं, हेड एंड टेल? तो कोई बता सकता है इसका आंसर? कॉइन 10 दफा टॉस हुआ लेकिन रिजल्ट सिर्फ 2 लिखे हुए हैं। क्योंकि सर पॉसिबिलिटीज यही है। जी, हमें वहां पे पॉसिबिलिटी लिखनी है, या और दूसरे लफ्जों में आप ये भी कह सकते हो कि सेट्स की जब नोटेशन है तो सेट की नोटेशन में रिपीटेड टर्म नहीं आ रही होती। तो आपके पास क्योंकि हमेशा हेड एंड टेल ही आ रहा होगा तो वो सिर्फ 2 ही नंबर हैं जो कि आपके पास आएंगे, बाकी तो रिपीट होने की वजह से लिखे ही नहीं जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब 2 कॉइन टॉस हो रहे हैं तो इसमें क्या होगा, आप 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं तो इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, जुनेद बता सकते हैं? सर टेल ही बनेगा। 4 नहीं, बनेगा सर। जब आपने काइन 2 कॉइन टॉस किए हैं तो इसका मतलब है दोनों पे साइमल्टेनियसली इकट्ठे जो है वो हेड आ गए, यानी दोनों पे हेड आए, तो एक पॉसिबिलिटी ये बन गई। ये भी पॉसिबिलिटी है कि पहले काइन पे हेड आए और दूसरे काइन पे टेल आए। ठीक है, और ये भी पॉसिबिलिटी है
कि पहले पे टेल आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए, और चौथी पॉसिबिलिटी है कि टेल एंड हेड दोनों पे सॉरी टेल आ जाए। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। ठीक है, सैंपल स्पेस क्या आएगी? हेड हेड, फोर टेल हेड, हेड टेल और टेल टेल टेल। टेल। टेल टेल। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से आपके पास कोई भी एक्सपेरिमेंट है तो उसकी डाटा कलेक्शन जो होगी वो क्या होगी? सैंपल स्पेस कहलाएगी। और ये आपको एक सैंपल स्पेस दी हुई है जिसमें 2 डाइस हो रही हैं। ये दोनों पे 1 1 आ रहा है, एक पे 1 आ रहा है, दूसरे पे 2, एक पे 1, दूसरे पे 3 और इस तरह से। ठीक हो गया? ये तो सर लूप टाइप ही है। हाँ जी, लूप ही है। इवेंट भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इवेंट से क्या मुराद है कि सब स्पेस का कोई भी सब पार्ट, सैंपल स्पेस का कोई भी पार्ट वो इवेंट कहलाता है। कहता है एन इवेंट इज एन इंडिविजुअल आउटकम और एनी नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, कहाँ से? फ्रॉम द सैंपल एक्सपेरिमेंट। तो ये क्या है कि जैसे अगर आपके पास कहा जाए कि जनाब 1 से लेकर 3 तक सब आपने देखना है, तो सैंपल स्पेस में क्या है? एक डाइस रोल हो रही है, इसमें रिजल्ट आएंगे 1 2 3 4 5 6, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें सिर्फ 1 2 3 चाहिए। तो इसका मतलब है 1 2 3 इसका एक इवेंट होगा। ठीक है जी, क्लियर है ये बात? यस सर। ओके। वो ये कहता है कि ऑल पॉसिबल सबसेट जो है ना वो इवेंट होते हैं। मसलन अब सैंपल स्पेस में अगर ए बी और सी हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, तो उसके ऑल पॉसिबल सैंपल स्पेस क्या हो सकते हैं? 2⁻³ फार्मूला क्या होता था सब सेट का, याद है ना? कि एक सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं? 2⁻n, ये फार्मूला होता था। तो अगर उसमें 3 एलिमेंट्स हैं तो 2⁻3, डेट मीन 8 आपके पास रिजल्ट आएंगे। जैसे ये 5 सिंगलटन सेट ए बी सी, दो को इकट्ठा कर लें, ए बी ए सी एंड बी सी, और फिर तीनों इकट्ठे, तो ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बन गए? 8। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स क्या हैं? 8 डिफरेंट इवेंट हो सकते हैं। सही है जी? यस सर। अच्छा, ये नीचे लिखा हुआ है 2⁻³ इज इक्वल टू 8। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आप लोगों ने बहुत गौर से समझना है और इसके बाद आपने इसको याद रखना है। अक्सर आपके क्वेश्चन में ये टर्म यूज हो रही होगी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। कौन से इवेंट? ऐसे इवेंट जिनमें आपके पास कोई भी चीज कॉमन नहीं है। सही हो गया जनाब? ऐसे इवेंट जिनमें कोई चीज भी कॉमन नहीं है। जैसे अगर आपके पास एक कॉइन को टॉस किया तो आपके पास उस पे सैंपल स्पेस क्या बनी? हेड एंड टेल, यानी ये कंबाइन करके। एक इवेंट हम ले लेते हैं जिसमें सिर्फ टेल हो और एक इवेंट हम ले लेते हैं जिसमें सिर्फ हेड हो, तो ये 2 इवेंट हैं। तो क्या इन 2 इवेंट्स में कोई चीज कॉमन है? नो सर। कोई भी नहीं, क्योंकि हेड और टेल में कोई चीज कॉमन नहीं है। तो ये हेड वाला इवेंट और टेल वाला इवेंट ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। अच्छा, इसी तरह से अगर हमारे पास डाइस एक रोल हो रही है, तो पहला हम लोगों ने ले लिया जी एक ऑड नंबर, तो ऑड नंबर आ रहे हैं 1 3 एंड 5, और इवन नंबर आ रहे हैं आपके पास 2 4 एंड 6। तो अब 1 3 एंड 5 ऑड नंबर कौन से होते हैं जुनेद? सर जो अपने आप पे और 1 पे डिवाइड हो। जी, तो आपके पास नहीं वो जो प्राइम नंबर। एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स के अंदर 1 3 और 5 ऑड नंबर हैं और 2 और नंबर 4 है। और 6 इवन नंबर हैं। अब ये बताओ कि ये इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं? है सर। है, क्योंकि इवन और ऑड में कोई चीज कॉमन नहीं है, तो 2 आपके पास इवेंट आ गए। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 इवेंट्स हमारे पास आ रहे हैं तो उनका इंटरसेक्शन ले लें और इंटरसेक्शन 0 आ जाए, यानी एम्प्टी सेट आ जाए, देन वो इवेंट्स क्या कहलाएंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। कि इफ intersection of two events is empty set,
then events are called mutually exclusive event. क्लियर है जनाब? Yes, क्या sir. आपने दो इवेंट्स का जस्ट इंटरसेक्शन लेना है और इंटरसेक्शन अगर एम्प्टी आ जाए तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। कोई प्रॉब्लम? No, sir. इजी सा लेक्चर है आज का, कोई इतना ज्यादा औखा लेक्चर नहीं है सर। कैलकुलेशन हम जो सी हैं इसके सवाल भी बहुत छोटे छोटे होते हैं सर, बस इसकी वर्डिंग समझने वाली होती है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि सर हमारे असाइनमेंट्स वगैरह के नंबर कब तक अपलोड होंगे? वो हो जाएंगे, उसकी फिक्र नहीं करो, सारा कुछ हो जाएगा। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर आपके पास हेड है, ठीक है, और इसी तरह से टेल है, ये दो डिफरेंट इवेंट हैं। एक इवेंट में सिर्फ हेड आ रहा है और एक इवेंट में क्या आ रहा है, टेल आ रहा है। तो अब मुझे ये बताएं कि पहला इवेंट और दूसरा इवेंट, इन दोनों को अगर हम देखें तो इनकी प्रोबेबिलिटी सेम बनेगी कि नहीं बनेगी, या इनके चांस आने के बराबर बराबर हैं कि नहीं? समझ चलें नहीं एक Same. और आसान करते हैं, एक काम करते हैं। आपके पास एक इवेंट है, यहाँ पे मैं इवेंट लिखता हूँ। एक इवेंट है ए, ठीक है। इस इवेंट ए के अंदर एलिमेंट्स हैं आपके पास 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। बी इवेंट आपके पास एक और है, इसमें आंसर आपके पास हैं 5, 6 और 1, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि आपके पास एक इवेंट ए है, एक इवेंट बी है। अब ए और बी में कोई कॉमन चीज है? Sir, one. 1। इसका मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी अगर हम करेंगे तो इनमें 1 कॉमन आ गया, लिहाजा ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है, ठीक है। क्लियर है ये बात? Yes, sir. अच्छा अब अगली बात, अब अगर टोटल नंबर आपके पास 6 हो, टोटल नंबर कितने हो? 6, क्योंकि डाइस के ऊपर 6 नंबर होते हैं ना। तो अब इस इवेंट के ज्यादा चांस है आने के या इस इवेंट के ज्यादा चांस है आने के? Sir, एक है. हाँ, ए के ज्यादा, मतलब इसके एलिमेंट्स जो हैं वो ज्यादा हैं, इसके एलिमेंट्स कम हैं, तो इसके एलिमेंट्स क्या आने के चांस ज्यादा हैं, बी के कम हैं। तो अगर आपके पास चांस बराबर नहीं है तो हम लोग उसको कहेंगे, या बल्कि ये कह लें कि अगर आपके पास, मैं यहाँ पे 2 भी लिख देता हूँ। अच्छा अब देखो आपके पास 1, 6, 2, 5 और 1, 2, 3, 4, तो इनमें दोनों में 4 एलिमेंट्स हैं, ऐसे ही है ना? दोनों में कितने हैं? 4 एलिमेंट्स। अगर दोनों में 4 एलिमेंट्स हैं तो इनके चांस बराबर हो गए? लगता नहीं क्या है ख्याल कि है? बराबर बराबर हो गए। तो इस सूरत में वो जो इवेंट्स हैं वो इक्वली लाइकली इवेंट्स कहलाएंगे, ठीक है। कि अगर उनके चांस बराबर बराबर हों तो कहता है 2 इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वली लाइकली व्हेन वन इवेंट इज ए लाइकली टू अकर टू द अदर, ठीक है। एलिमेंट सेम की बात नहीं है, टोटल आपके पास उनके अकर होने के या उनके रिपीट होने के चांसेस बराबर हों, ठीक है। कि आपने एक डाइस को रोल किया तो मुमकिन है 5 आ जाए, ठीक है, मुमकिन है 4 आ जाए, तो वो हमें नहीं पता। लेकिन आपके पास दोनों इवेंट्स के अंदर एलिमेंट 4 हैं। अगर 4 हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके बराबर बराबर चांसेस हैं। अगर बराबर बराबर चांसेस अगर होने के हों तो वो इक्वली लाइकली इवेंट्स कहलाते हैं, और अगर उनके बराबर बराबर चांसेस ना होंगे तो वो क्या होंगे? वो अनइक्वल होंगे, अनइक्वली लाइकली, यानी इक्वली लाइकली या नहीं है इक्वली लाइकली। सही हो गया जी? ये बात क्लियर है जी बच्चे? Yes, sir, clear है. अच्छा अब मुझे ये बताओ
एक क्वेश्चन है, आपके पास सेट ए है, एक इवेंट ए है और एक इवेंट है ए कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट का पता है ना क्या होता है? यस सर। ए कंप्लीमेंट, अच्छा ए, इस ए का ए कंप्लीमेंट लिखवाओ क्या होगा? ये ए है, ए कंप्लीमेंट क्या होगा जी? सर यूनिवर्सल सेट का पता नहीं है हमें। सर यू माइनस। यूनिवर्सल सेट तो इसका 1 से 6 तक है ना, यस सर। टोटल हाँ, सैंपल सही है स्पेस ही सर। यूनिवर्सल सेट है, तो कंप्लीमेंट क्या ठीक होगा? है सर। ये कंप्लीमेंट क्या होगा? यू माइनस है सर। 5 and 6 सर। 5 and 6। जी सर। ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ कि ए और ए कंप्लीमेंट में क्या चीज कॉमन है? कुछ नहीं। तो इसका मतलब है ए और ए कंप्लीमेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। ठीक है, ए एंड ए कंप्लीमेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। ठीक हो गया जनाब? जी सर। ओके। अच्छा, ये नोटेशन है सेट्स की, सबको तकरीबन आती हैं। काउंटिंग सैंपल पॉइंट्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब असल में जो हम लोग काम करना चाह रहे हैं ना आगे, तो हमें उस काम के लिए टोटल पॉसिबिलिटीज को देखना होता है कि कितनी, जैसे अभी हमारे पास छोटे सेट थे, जैसे 6 एलिमेंट्स हैं, तो इनमें से तो पॉसिबिलिटीज को निकालना कोई इशू ही नहीं है, हमें पता चल जाता है कि 6 है तो क्या हो सकता है, 4 5 होंगे, 3 होंगे, 2 होंगे, 1 होंगे। लेकिन अगर बहुत ज्यादा है, 25 50 60 70 हैं, तो फिर उनमें से फाइंड आउट करना थोड़ा औखा हो जाता है। ठीक है, मसलन अब मुझे ये बताओ कि आप लोगों के पास वो है, क्या कह सकते हैं, एक डेक है कार्ड्स का, ताश के पत्तों का एक आपके पास डिब्बा है, उसमें टोटल 52 पत्ते होते हैं। और अब उसमें 52 पत्तों में ना 2 नंबर लिखा होता है एक 4 पत्तों पे। ठीक है, और इसके साथ 3 4 5। अब मैं ये कहता हूँ कोई से 2 पत्ते निकालने हैं। अब कोई से 2 पत्ते, तो टोटल पॉसिबिलिटीज बताएं कितनी है? कोई से 2 पत्ते निकालने हैं, टोटल पॉसिबिलिटीज बताएं। तो बता सकते हैं कितनी पॉसिबिलिटीज है जी? सर 52 होंगी। तो नहीं, ये तो हमें पता ही नहीं है कितनी होंगी। अब ये देखो, 2 के साथ 3 भी आ सकता है, यानी एक 2 है। अब वो 2 जो से अगर सपोज करें कि वो हार्ट का 2 है, तो उस हार्ट के 2 के साथ क्लब का 2 भी आ सकता है। ठीक है, स्पेड का 2 भी आ सकता है। और उसके बाद और कौन सा होता है? क्लब, स्पेड और हार्ट, और एक और होता है चिड़ी चिड़िया, तो क्लब होती है ना जी? 8 डायमंड सर। डायमंड, हाँ डायमंड। तो डायमंड जो है उसका 2 हो सकता है। इसी तरह से डायमंड वगैरह का सबका 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी। तो इतनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं, तो कैलकुलेट करना आसान नहीं है। तो इनके लिए मैथ कोई फार्मूले भी देता है हमें। हमें अब वो फार्मूले सीखने हैं जो कि एक्चुअली आप लोग इंटर में सीख चुके हो मैथ के में। ठीक है, तो वो रूल्स हम दोबारा से रिपीट करने जा रहे हैं। तो उन्हें हम क्या कहेंगे? काउंटिंग रूल। काउंटिंग सैंपल पॉइंट्स, ये हम देखने जा रहे हैं अब। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बगैर हमें ये चैप्टर समझ नहीं आ सकता। तो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक सब स्टार्ट हो रहा है। यानी अभी तक हमने पूरा जितना लेक्चर पढ़ा है, सिर्फ 2 चीजें पढ़ी हैं हमने, बल्कि 4 डेफिनेशन पढ़ी हैं जो कंसेप्चुअल थी। एक सैंपल स्पेस क्या होता है, वो सबको क्लियर है ना जी बच्चों? यस सर क्लियर है। यस सर। सैंपल स्पेस के बाद हमने दूसरा पढ़ा था इवेंट क्या होता है। तीसरा हमने जी पढ़ा सर। कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं। तो ये 4 मेन चीजें हम लोगों ने डिस्कस की। बाकी जो है वो इनके जरूरत थी पढ़ने के लिए, वो तो आप लोगों को पहले से भी आती थी। तो मेन 4 चीजें हमने पढ़ी हैं। कौन कौन सी? सैंपल स्पेस, इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड इक्वली लाइकली इवेंट्स। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं काउंटिंग रूल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। कहते हैं काउंटिंग सैंपल पॉइंट्स, व्हेन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन ए सैंपल स्पेस S is very
ये पता नहीं क्या लफ्ज लिखा हुआ है, becomes very inconvenient and difficult to list them all and the count the number of points in the sample space। वही बात जो अभी हम कर रहे थे कि ये बहुत मुश्किल है, हम लोग नहीं लिख सकते, तो इसके लिए फिर हमें रूल्स कुछ पढ़ने हैं। तो पहला रूल क्या है? रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। पहला रूल क्या है? रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। याद क्या रखना है? कंसेप्ट क्लियर करना है और कैलकुलेशन भी सीखनी है। कहते हैं if a compound experiment consists of two experiment, यानी एक एक्सपेरिमेंट के अंदर अब मजीद छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट हैं, said that experiment first experiment has exactly m distinct outcome and if corresponding to each outcome of the first it has can be outcome of the second experiment and अच्छा देन क्या होगा? द कंपाउंड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सुने अब ये देखो, आप लोगों के पास एक था डाइस। डाइस पे टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 6। और एक है काइन। काइन में कितने एलिमेंट्स हैं? 2। आपने इन दोनों को कंपाउंड यानी इन दोनों को कॉमन लेके फिर चलना है और फिर चेक करना है कि टोटल कंपाउंड क्या बनेगा। इंडिविजुअल डाइस के लिए आपने 6 बता दिए और काइन के लिए आपने बता दिया 2, लेकिन जब हमने कॉमन इनको देखना है तो पहले में 6 हुए, दूसरे में कितने हुए? 2। तो जस्ट आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो कंबाइन के लिए 12 आ जाएंगे। ठीक है, कंबाइन के लिए क्या आ जाएगा? 12। सही है जी? इसमें कोई प्रॉब्लम जी? जी 12 कैसे आएगा? काइन के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 2। डाइस में कितने एलिमेंट हैं? 6। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 12। तो वो ये कहता है कि पहले के एलिमेंट और दूसरे के एलिमेंट जस्ट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल दे रहा है, कहता है 2 फ्रॉम काइन and 6 from dice, so 2 multiplied by 6 is equal to 12। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी आ गई? 12 आ गई। तो ये हमारे पास पहला रूल डिफाइन हो गया जिसको हमने कहा मल्टीप्लिकेटिव रूल। इसमें कोई कंफ्यूजन? अच्छा अब ये देखो, जो पिछला हम लोगों ने काम किया था, जो मैंने एग्जांपल ली थी किसकी? ताश के पत्तों की। टोटल ताश के पत्ते कितने होते हैं? 52। तो जब हमने एक पत्ता वहां से निकाल लिया तो बाकी कार्ड कितने रह जाएंगे? 51। इसका मतलब है कि एक आपके पास सैंपल स्पेस बना या इवेंट बना 52 के लिए, दूसरा आपके पास सैंपल बना 51 के लिए। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 मल्टीप्लाइड बाई 51, ये टोटल एलिमेंट्स आएंगे सैंपल स्पेस के। ठीक है, तो पहले एलिमेंट्स कितने बने? 52 और दूसरे 51। तो टोटल आपके पास जो बन गए, इनको मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास कुछ ना कुछ रिजल्ट आ जाएगा। 2652 जी 2652। हाँ जी, जो भी आता है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, अगला काउंटिंग रूल है परमोटेशन का। A permutation is any order subsets from a set of n distinct elements. The number of permutation of R objects selected in defined order from n distinct objects. जी, अब इसको देखते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर आपके पास जैसे काइन, ये थी आपके पास, क्या नाम है इसका, एक डाइस है। ठीक है, और वो ये कहता है कि इस डाइस को आपने लिया और इस डाइस में से दो एलिमेंट्स को आपने कंबाइन करके आपने बताया कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बन रहे हैं। तो आपके पास रूल जो है वो परमोटेशन का रूल यूज हो सकता है। सर आपकी आवाज कट रही है। अच्छा जी, मेरी आवाज कट रही है। अब कुछ बेहतर नहीं हुई? सर, अब बेहतर है? जी सर अब ठीक है। ठीक हो गया। अब ये देखो, आपके पास एलिमेंट्स हैं टोटल, सपोज करें 6,
और आपने दो एलिमेंट्स को कंबाइन करके कैलकुलेशन करनी है। तो आपके पास 5 एलिमेंट्स हैं और 2 एलिमेंट्स हैं। तो एक तरीका तो ये, सॉरी 6 हैं और दूसरी तरफ से 2 हैं। तो एक तरीका तो ये अभी हमने मल्टीप्लिकेशन रूल में पढ़ा, 5 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो 30 पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं। ऐसा ही है जी? जी सर। ओके। अच्छा, अब एक मुझे ये बताओ कि आप लोगों के पास 5 करैक्टर हैं, ठीक है, ABC वाले। कितने करैक्टर हैं? 5। आपने उनमें से 4 करैक्टर लेने हैं और उससे, बल्कि 4 भी छोड़ दें, आसान कर लेते, 3 करैक्टर आपने लेने हैं और उन 3 करैक्टर से आपने मुख्तलिफ वर्ड बनाने हैं, ठीक है। टोटल कितने करैक्टर हैं? 5। सपोज कर रहे हैं ABCDE, ये हैं ABCDE, ये 5 करैक्टर हैं। तो आपने उनसे डिफरेंट पॉसिबल ऑर्डर आपने देखने हैं कि पॉसिबल ऑर्डर क्या बन सकते हैं, ठीक है। 60 नहीं, पता नहीं कितने बनेंगे। तो आपके पास मे भी 60 बने, तो 3 को आपने यूज करना है। तो ये पॉसिबिलिटी है ना कि ABC हम बना दें, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि BAC कर दें, ये भी पॉसिबिलिटी है CAB कर दें, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ABD कर दें, ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि ABE कर दें। यदि इनको आपस में अरेंज करना है इस तरीके से कि 3 एलिमेंट्स आपके पास हों और 3 एलिमेंट्स को अरेंज करते हुए आप लोगों ने अपनी टोटल पॉसिबिलिटीज को जनरेट करना है, ठीक है। तो उस सूरत में आपके पास परमुटेशन यूज होगा। ठीक हो गया जनाब? इसमें कोई कंफ्यूजन कि परमुटेशन क्या यूज करना है हमने? कि आपने टोटल अरेंजमेंट देखनी है, और अरेंजमेंट आप लोगों ने इस तरीके से देखनी है कि वो अरेंजमेंट आपके मसलन अगर आपके पास 1 and 2, सब 2 ही एलिमेंट्स हैं, आपके पास कितने एलिमेंट हैं? 1 and 2। आपने इनकी पॉसिबल अरेंजमेंट देखनी है। तो 1 और 2 के लिए आप क्या कर सकते हो? क्या पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकती है? 12 हो सकती है और 21 भी हो सकती है। क्या ख्याल है? तो 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। और अगर 1 2 3 हो जाए, 1 2 सर आपकी आ रही है। 1 2 3 हो जाए, तो इनकी पॉसिबिलिटीज कितनी हो सकती हैं? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। एहसन, आवाज आ रही है अब? यस सर अब ठीक है। आप अभी अभी आए हो, पता है आपको? जी मैं। जी, इतनी देर से क्यों आए? नहीं सर वो सॉरी मैं ना वो रास्ते में ड्राइव कर रहा था, इस वजह से जरा लेट कनेक्ट। आप मुझे ये बताओ कि लास्ट क्लास में भी आपने यही कहा था कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ, और आज की नो क्लास में सर मैं नहीं था, वो एहसन था। आपको गलतफहमी हुई है, वो एहसन ने कहा था मैं ड्राइव कर रहा हूँ। ये सबको तंग करता है। आप कौन हो? सर मैं अरसलान चीमा। अच्छा, अरसलान, वो बड़े अरसे बाद आए हो भाई। हाँ, लास्ट टाइम एहसन ने कहा था। और अरसलान, आप लास्ट से लास्ट क्लास में कहाँ थे? अरसलान कहाँ गायब हो गया? अरसलान, ड्राइव कर रहे हैं सर। सर ये आपको इग्नोर कर रहे हैं अब। अरसलान इग्नोर कर रहा है, चलो कोई बात नहीं जी। अच्छा, अब ये देखो, आप लोगों के पास एलिमेंट्स थे 1 and 2। तो 1 and 2 को जब आपने अरेंज किया तो आपके पास 12 आ सकता है, और इसके साथ साथ आपके पास 21 आ गए हैं। और अगर 1 2 3 हो, ठीक है, 1 2 and 3, तो फिर क्या होगा? फिर आपके पास क्या अरेंजमेंट हो जाएगी? अगर तीनों को इकट्ठा यूज करना है, 123 213, और इसके अलावा क्या हो सकता है? 321 321। तो इतनी सारी अरेंजमेंट है, हमें कोई अंदाजा नहीं हो सकता कि वो कितनी है, और अगर एलिमेंट बढ़ाते जाएं तो वो पता नहीं कितनी होती जाएंगी। तो इसको, इस तरह की चीज को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है, ये परमुटेशन होता है, और उसका फार्मूला है NPR। क्या फार्मूला है? NPR।
Yes, sir. जी। अब n से क्या मुराद है? n से मुराद है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। n से क्या मुराद है? टोटल नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और r से क्या मुराद है? द नंबर विच सेलेक्ट वांट नंबर टू ऑफ सिलेक्ट। सिलेक्शन। हाँ जी, नंबर ऑफ सिलेक्शन के हम लोग कितने नंबर सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। मसलन अगर हमने 3 नंबर ही सिलेक्ट करने हैं तो वो क्या होगा? 3p3। वो क्या होगा? 3p3। लेकिन अगर हमें 2 नंबर सिलेक्ट करने हैं तो 3p2, ठीक है। और अगर हमें 1 नंबर सिलेक्ट करना है तो 3p1। तो ये परमोटेशन कहलाते हैं। अब इसका फार्मूला क्या है? सबसे पहला काम कि हमें फार्मूला आना चाहिए। अब वो फार्मूला हम देखते हैं। फार्मूला कुछ इस तरह से है कि NPR का फार्मूला, फैक्टोरियल का पता है आप लोगों को? यस सर। जी। तो NPR का फार्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। n माइनस r फैक्टोरियल। ये फार्मूला किसका होता है? ये फार्मूला होता है आपके पास NPR। जी। लगता है सर ये NPR फॉर्मूला का सर। ये पढ़ा हुआ है ना? लगता है सर ऐसा। ये पढ़ा हुआ है आप लोगों ने इंटर में। अगर सपोज करें आपके पास टोटल जैसे 26 टोटल करेक्टर होते हैं, आपने 26 करेक्टर में से 3 करेक्टर को यूज करना है और आपने देखना है टोटल नंबर ऑफ वर्ड कितने बन सकते हैं 3 करेक्टर से। तो उसका फार्मूला क्या होगा? 26 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 26 में से 3 निकाल दें, कितना बचता है? 23 सर। तो 23 फैक्टोरियल। नहीं सर, ये समझ नहीं आई वाली। आपके पास हैं टोटल 26 करेक्टर होते हैं ना ABC के, ठीक है। और आपने 3 करेक्टर से देखना है कि टोटल पॉसिबल कितने नंबर बन, टोटल पॉसिबल कितने आपके डिफरेंट करेक्टर बन सकते हैं, ठीक है, वर्ड बन सकते हैं। 3 करेक्टर को यूज करके टोटल पॉसिबल वर्ड कितने बन सकते हैं, ये हमने देखना है। तो फार्मूला क्या होगा? 26 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 23 फैक्टोरियल, ठीक है जुनेद? जुनेद n हमारे पास 26 है हाँ जी। और और R जो r हमारे पास 3 है जी। तो 26 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 26 माइनस 3, 23 फैक्टोरियल, जी सर। ठीक है। अब 26 फैक्टोरियल को हम लोग देख सकते हैं 26 मल्टीप्लाइड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 24 मल्टीप्लाइड बाई 23 फैक्टोरियल। हाँ जी 23 फैक्टोरियल। तो वो नीचे से 23 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो गया। तो इसका मतलब है 26, 25 एंड 24। तो यही आपके पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल रिजल्ट आ जाएगा। क्या रिजल्ट आता है? 15,600 जी 15,000। 15,600। हाँ जी 15,000। तो 600 आपके पास टोटल पॉसिबिलिटीज हैं कि आपके पास इतने वर्ड बन सकते हैं, यानी 15,600 डिफरेंट वर्ड बन सकते हैं अगर हम लोग सब 3 करेक्टर्स को आपस में जोड़ दें तो। सही है जी? यस सर। अच्छा, अब यहाँ पर एक जो पिछला मल्टीप्लिकेशन रूल है जरा उसको इस पे अप्लाई करके देखें इसी क्वेश्चन पे। तो आप लोग देखो कि पहला करेक्टर हमने यूज किया तो वो 26 था। जब हमने एक करेक्टर निकाल दिया तो बाकी कितने बच गए? 23 25। एक करेक्टर हमने यूज कर लिया ना, तो दूसरा जो के लिए 25 बच गए और तीसरे के लिए 24। तो 26 मल्टीप्लाइड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 24, ये पिछला रूल ही बन गया। ठीक है, तो परमोटेशन से ही पिछला रूल निकल जाता आता है। अजान होने जो फिर पढ़ते हैं।